माध्भिर्नः सन्तोषधि मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जन, जैसी कि सहज प्रक्रिया है, इस बार मुझे निमंत्रण था आर्य समाज शामली। ये पहले तो तहसील होती थी, आजकल जिला हो गया है। और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वैसे तो मेरा कार्यक्रम के नाते जाने का पहला ही अवसर था, वैसे कई बार आना जाना मार्ग के कारण होता रहा है। मैंने पूछा भाई आपके इसका इतिहास के नाते कोई महत्व है? तो संयोग ऐसा था कि एक कार्यक्रम उनका हो रहा था, कोई वहां सबसे पहले जब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ तो वहां के लोगों ने अपने नगर को स्वतंत्र कर लिया था और वहां के सारे अंग्रेज अधिकारी मार डाले और 6 महीने तक 1857 में वो क्षेत्र स्वतंत्र अपने को घोषित किए रहा और स्वतंत्र रहा जब तक नई ब्रिटिश सेनाएं वहां नहीं पहुंची। तो क्रांति के नाते वहां अच्छा बहुत पहले बलिदान हुए। बाकी संपन्न कृषि क्षेत्र है। आर्य समाज भी बहुत पुराना है। बहुत सारी यात्राओं को जाने से ये लगता है, हमको ऐसा लगता है कि कैसे आर्य समाज का प्रचार हो, कैसे लोगों तक पहुंचे, लेकिन कुछ स्थानों पर जाकर ये आश्चर्य होता है कि ये लोग 100 साल पहले ही कैसे पहुंच गए थे। उस समय हमारी तरह साधन भी उतने नहीं थे, व्यवस्थाएं भी वैसी नहीं थीं, लेकिन बहुत दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी 100 साल पुराने तो भवन मिलते हैं। उस समय भवन भले ही आज जल्दी बन जाते हो तो, लेकिन पैसा उन दिनों उससे भी कम था। तो उस समय भी लोगों ने बड़े बड़े भवन बनाए हैं और बनाए नहीं हैं, आज उनको संभालने वाला नहीं रहता, उनमें कोई उपयोग करने वाला नहीं है, उनकी कोई मरम्मत करने वाला नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये एक प्रश्न का उत्तर ये है कि कैसे होगा का ये सोचना गलत है। जो हो चुका है एक बार, उसके बारे में ये सोचना कैसे होगा, ये एक तरह की अपनी ही मूर्खता है। जिस काम को हम कर चुके और आज हम करने में समर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके माँ बाप से आप ज्यादा मूर्ख हो और किसी न किसी दृष्टि से तो होंगे ही। ये बात मैंने वहां पंजाब में भी देखी थी। कोई भी गांव पहले ऐसा नहीं था जहां आर्य समाज का भवन न हो, लगभग बड़े बड़े गांवों में सब में था। बाद में सभा ने क्या किया, बोले कोई संभालने वाला नहीं है इसलिए बेच दो। बोले लोग कब्जा लेंगे क्या? भाई कब्जा तो तब लेंगे ना जब वो खाली होगा या कमजोर होंगे, ऐसे कोई किसी को कैसे कब्जा लेगा? हाँ, घर में कोई पैदा ही नहीं हुआ, खाली पड़ा है तो कोई भी कब्जा लेगा, खाली तो कोई रहने नहीं देता। तो जाने का जो अनुभव और लाभ ये होता है, वो ये होता है कि ये जो निराशा का जो वातावरण है, उसके मूल में न तो सामान्य जनता है, न क्षेत्र है, न कोई परिस्थिति है। इसका मूल कारण तो हमारी अपनी निष्ठा की कमी है, व्यवस्था का अभाव है, उसके लिए नेतृत्व का न होना है, नेतृत्व की शून्यता मुख्य कारण है। जो कुछ पहले हुआ वो एक निष्ठा के कारण हुआ, लगन के कारण हुआ, अच्छे नेतृत्व के कारण हुआ। आज इन कामों में जो एक सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा होती है वो क्या होती है?
मनुष्य ये चाहता है कि वो बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाए, वो बहुत जल्दी अधिकारी हो जाए, वो बहुत जल्दी नेता हो जाए। जब आप व्यक्ति के लिए प्रयास करते हैं तो संस्था जो है वो दुर्बल होती है। और पिछले 60-70 सालों में यही हमारे यहां हुआ कि व्यक्ति अपने को स्थापित करने में लगा रहा। अच्छा, व्यक्ति थोड़ी देर के लिए स्थापित हो भी जाए, व्यक्ति की आयु कितनी होती है? कोई व्यक्ति 50-60 के पास आके अपने को कुछ समझने लगता है, 70-75 तक तो मर जाता है, 80 में मर जाएगा, मरना तो उसे है ही। वो ये नहीं सोचता कि तो कितने दिन, भाई एक निश्चित अवधि है, आज के 100 साल बाद हमारे में से कोई भी नहीं होगा, चाहे किसी भी आयु के क्यों ना हो। तो ये जो परिस्थिति नहीं होगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन आज से अच्छा हो, ये प्रयत्न हमारे पास नहीं है। तो व्यक्ति के स्थापित होने से, व्यक्ति थोड़ी देर के लिए स्थापित हो भी जाए, उसके बाद शून्यता आ जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने से पीछे के लोगों को स्थापित नहीं होने देते और स्थापित होने योग्य भी नहीं बनाते। इस कारण से एक रिक्तता आ जाती है, एक शून्यता आ जाती है। विचित्र बात क्या है कि एक दुकानदार बाप जो है 7वीं-8वीं के बच्चे को अपने साथ दुकान पर बैठा लेता है, चल शाम के समय आ जा, ताकि कुछ सीख लेगा, आवारागर्दी करने से बचेगा और रास्ते पर बना रहेगा। लेकिन एक समाज के संगठन का व्यक्ति, संस्था का व्यक्ति ये सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आसपास रहेगा तो तुझे ही निकाल देगा। हालांकि घर में बेटे बाप को निकाल ही देते हैं, मैंने आपको सुनाया था पिछली बार, निकाल तो देते ही हैं, लेकिन वहां डर नहीं लगता निकालने का, यहां डर लगता है। तो इस दृष्टि से जहां भी मैं बाहर कहीं जाता हूं तो हर बार ये लगता है कि कितना काम पुराने लोगों ने बहुत अच्छे स्तर से किया होगा। तो शामली में वेद कथा का 6 दिन का कार्यक्रम था। इन दिनों लगभग पूरे भारत में होती हैं ये वेद कथाएं। ये श्रावणी उपाकर्म के कारण एक परंपरा जो हमारी प्राचीन भारत की थी उसे चलाया जाता है, और बहुत स्थानों पर श्रावणी से जन्माष्टमी तक करते हैं। कुछ लोग 4 दिन का करते हैं, कुछ 2 दिन का करते हैं, कुछ वैसे ही टालने के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ अच्छी तरह से भी कर लेते हैं। और आजकल जो सबसे ज्यादा पाखंड चलाते हैं वो यज्ञ में ये शतक से यज्ञ करेंगे। ऐसे लोगों को मुझे जब भी अवसर मिलता है तो मैं कहता हूं कि तुम बेईमान क्यों बन रहे हो? शतक से क्या हो जाने वाला है? 1 शतक से करोगे 4 दिन में तो 25 मंत्र रोज आहुति दोगे, 4 शतक से करोगे तो 100 मंत्र दे दोगे और अपने को धन्य समझ लोगे। मैंने कहा तुम उस रास्ते पर चल रहे हो जिस पर ये गायत्री यज्ञ वाले चलते हैं ना। पहले हवन करते थे, फिर खाली गायत्री से करते थे, आप कहते हैं दीपक से भी चल जाता है। उसको क्या कहते हैं? दीप यज्ञ। और उसके बाद अगरबत्ती से भी चल जाएगा। तो ये मूर्ख बनाने के साधन है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे अवसरों पर वेद पारायण क्यों रखना चाहिए। उसका एक विशेष कारण यह है कि समाज में जो धार्मिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं में जो कथा वार्ता करने वाली परंपरा है, उनमें एक तो सबसे बड़ी कथा होती है भागवत की। ये कथा कम होती है, प्रदर्शन अधिक होता है। उसका मूल्य और मानदंड क्या होता है कि इन्होंने जी 10 लाख की भागवत की, उन्होंने 50 लाख की भागवत की। हमारे मोरारी बापू का एक बड़ा रिकॉर्ड है कि उन्होंने आसमान में हवाई जहाज में बैठकर कथा की, पानी के अंदर बैठकर कथा की, पनडुब्बी के अंदर बैठकर कथा की, अंतरिक्ष में चलते हुए कथा की,
पानी जल पर बैठते हुए कथा की, ऐसे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। तो इसका कथा से क्या लेना देना है? तो समाचार है, तो समाचार बनाने के लिए कथा करते हैं। तो एक कथा करते हैं, और यदि आप आर्य समाजी हो गए तो क्या करेंगे? कथा तो आप कर नहीं सकते, ये आपके संकट पैदा होता है। दूसरी कथा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, कुछ और आजकल जागरण करते हैं। कोई 1 दिन का कार्यक्रम है, कोई 10 दिन का है, कोई 5 दिन का है, कोई महीने का है। ये सब कथाएं, कीर्तन, सत्संग, भजन, ये परंपरा समाज में है। और यदि आप आर्य समाजी बन जाते हैं तो इनसे तो छूट जाते हैं, लेकिन करने को कुछ नहीं रहता। तो वेद कथा से भी वैसे काम चलता नहीं है। वेद कथा आप 7 दिन की करते हो, इतने से सब होता नहीं। उसका जब तक इसको आप कर्मकांड से नहीं जोड़ते तब तक कोई बात नहीं बनती। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहता हूं कि भाई तुम ये वेद से यज्ञ करो, गुटके उठके से मत करो। ये कर लो ना, जैसे हम करते हैं ना, ऋग्वेद को 4 साल में कर लेंगे, क्या है? आपको एक वेद सामवेद कर सकते हो, या एक वेद आप यजुर्वेद कर सकते हो। तो इसका मतलब 2000 मंत्र तो आप करना चाहते हो, तो आप ऋग्वेद को 2000 से कर लो, 5 बार में हो जाएगा, उसमें क्या परेशानी है। लेकिन उससे पूरे वेद से आपका प्रसंग तो आ जाएगा। पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया कि इस बात को लेकर बहुत चर्चा विवाद होने पर भी इस बात का मैं पक्षधर इसलिए रहता हूं कि इस बहाने वेद की बिक्री होती है, वेद का प्रकाशन होता है, वेद का पाठन होता है, वेद पर चर्चा होती है, और कम से कम जिस वेद पारायण से यज्ञ करते हैं वो पुस्तक हमारे घर में आती है। साल में जहां भी पारायण होगा 10-20 पुस्तकें मूल चाहे वेद की हों जाती हैं। तो और यदि इसे आप छोड़ दोगे तो दूसरा कोई साधन आपके पास है ही नहीं आपका, फिर तो उसके बिना काम चल ही रहा है, चलता रहता है। तो वेद को जितना फैला सकते हैं, उसका जो भी साधन उपयोग हम ला सकते हैं लाना चाहिए। वहां पर वेद कथा का आयोजन हुआ, अच्छा हुआ, उपस्थिति अच्छी थी। सामान्य जगह तो 10-5 भी उपस्थित होते हैं तब भी कथा करते हैं। मैं तो उनसे कहता हूं तुम डरते क्यों, तुम खंबे को करवाओगे तो भी कर दूंगा। हाँ, तुमने मुझे बुला ही लिया और मैंने कथा करनी है, तो इस बात से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। किंतु यहां 150-200 के बीच में उपस्थिति रहती थी, और महिलाओं की उपस्थिति अधिक थी, मतलब अपेक्षा से अधिक थी। वैसे तो अच्छा, वहां की कुछ परंपराएं मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं कहीं जाता हूं तो कहीं ना कहीं कमी होती है, तो कहीं ना कहीं कोई अच्छाई भी होती है, और वो बहुत ही प्रेरणादायक होती है। उस अच्छाई से बड़ी प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। पहले कलकत्ते का मुझे बड़ा अच्छा अनुभव था विधान सरणी समाज का। विधान सरणी समाज में इस बार भी जाऊंगा दिसंबर में। उनके यहां छोटे बच्चों के लिए बाल सभा है, आर्य कुमार सभा है, युवकों के लिए आर्य युवक सभा है, और बड़ों के लिए समाज है। वैसे तो वो इस बात के लिए बदनाम रहते हैं जी सदस्य नहीं बनाते, लेकिन उनके पास सदस्य की कमी इसलिए नहीं रहती कि उनके परिवार के सब बच्चे आते हैं। व्यापारी हैं तो ज्यादातर भागते नहीं, नौकरी वालों का तो होता है भाग जाते हैं, कहाँ चले गए पता नहीं चलता। लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो लगभग वहां रहते हैं, तो उनके साथ ये अच्छा क्या है कि वो अपने बच्चों की सभा करते हैं। उसकी व्यवस्था उनके पास है, वो सप्ताह में 2 सप्ताह में उसका आयोजन होता है। उसके बाद जो युवा वर्ग है 18 से पहले का है, उनकी है, तो वो क्या करते हैं कि सारा जो काम है ना, जो भाग दौड़ का, वो उनके पास होता है कि भोजन कराना है, कि पत्रक छापना है, कि बांटना है, कि क्या करना है। उनकी अपनी सभा होती है, और फिर वो 18 साल के जैसे होते हैं तो समाज के सदस्य बन जाते हैं। तो उनके यहाँ ये परंपरा उन्होंने अच्छी चलाई है। इससे न तो घर में विचार की कमी रहती है, न समाज में व्यक्ति की कमी रहती है। इसलिए जब कहीं जाते हैं तो जब युवा व्यक्ति काम करते हुए दिखाई देते हैं तो प्रसन्नता होती है, और काम होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ की भी 2-3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो उनकी स्त्री समाज बड़ी सशक्त है,
और सशक्त होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, कोई भी संगठनिक काम आप करो, जब तक व्यक्तिगत रुचि आप नहीं लेते तब तक वो सफल नहीं होता। मतलब केवल संगठन का काम है घोषणा करने से, केवल पत्रक छाप देने से या दोनों बाहर घुमा देने से मजदूर उससे नहीं आते हैं। जब लोग कहते हैं ना जी लोग सत्संग में नहीं आते, मैंने कहा तेरी शादी में तो आते हैं ना, आते। मैंने कहा फिर सत्संग में क्यों नहीं आते? तो बुलाता ही नहीं। तेरे बुलाने से शादी में आते हैं, तू जाता है। यहां एक विचित्र बात आपको और बताऊं, कई बार मैं सोचता हूं बाहर नहीं भी जाऊं, न जाने के व्यक्तिगत लाभ तो मुझे होता ही है, मेरी मजदूरी तो होती ही है, लेकिन संस्था को भी लाभ होता है। और संस्था का दूसरा जो बड़ा लाभ होता है वो ये होता है कि मैं किसी के यहां जाता हूं तो कोई मेरे यहां आता है। यदि मैं किसी के यहां न जाऊं तो दूसरा भी मेरे यहां नहीं आता या नहीं आना चाहता। वो थोड़ा महत्व हो तो संस्थान का अलग बात है, लेकिन यदि मैं किसी के पास जाता हूं और उसको मैं कहता हूं आप आओ, तो वो ना नहीं करता, ना कर नहीं सकता। हाँ जी जरूर, फिर कोई मजबूरी हो जाए, कोई काम हो जाए, अलग बात है। तो इस कारण भी जाने का जो है आवश्यक रहता है, उससे सामाजिक संपर्क हमारे बनते हैं, लाभ होता है। कोई न कोई व्यक्ति कभी न कभी अपने को सहायता भी देता है, उपस्थित भी होता है, अपने साहित्य भी मंगाता है, पत्रिका भी लेता है, तो जुड़ता है। तो वहां पर भी स्त्री समाज की एक विशेषता देखी, कुछ महिलाएं जो हैं वो नए नए लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और उनको जो सबसे अच्छी बात है मंच पर बोलना सिखाते हैं। अच्छा, एकदम तो बोलना नहीं आता तो कैसे सिखाते हैं? उनके यहाँ क्या उन्होंने परंपरा डाली हुई है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बारी बारी से शांति पाठ कराएंगे, कि इस बार ये 2 बच्चे शांति पाठ कराएंगे, फिर ये 2 बच्चे शांति पाठ कराएंगे, अगले बार ये 2 करेंगे, जो भी 10-20 लोग होंगे। इसी तरह से कोई उनके यहाँ व्यक्ति जो आता है तो आज की सभा का समापन कौन करेगा, उपसंहार कौन करेगा? तो आज कोई विशेष व्यक्ति अतिथि के रूप में आए हैं तो उनसे कराते हैं, अपने में से कोई बड़ा है तो उससे कराते हैं, नहीं तो बारी बारी से कोई न कोई कि ये उपसंहार करेंगे, 2 मिनट के लिए बताएंगे कि आज की सभा में क्या हुआ और वो धन्यवाद करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो ये हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवसर उपस्थित होने का, कहीं कार्य के विभाजन में है तो कहीं संचालन में है। तो ये बात बच्चों में भी उनमें उन्होंने की हुई है, स्त्रियों में भी की हुई है, पुरुषों में भी की हुई है। मैंने उनकी बहुत प्रशंसा भी की इस बात के लिए। बाकी लड़ाई झगड़े वो तो सब जगह होते रहते हैं, होते रहने चाहिए, नहीं तो पहचान क्या है? वो तो कम अधिक चलता है, वो तो घर में भी होते हैं, आप क्या कर लो, मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो वहां पर सबसे बड़ी जो कमी सब जगह पर है वो स्वाध्याय की है, क्योंकि हम प्राय व्याख्यान देने वालों को ये पता नहीं होता कि सामने बैठने वाला कितना जानता है। अच्छा, इस ऐसे स्थानों पर मैं व्याख्यान वाली शैली काम में लेता नहीं, मैं तो संवाद वाली शैली में बात करता हूं। और संवाद की शैली में बात करने में सबसे बड़ा लाभ होता है कि अगले को सोने का मौका नहीं मिलता। उसकी समझ में आए या ना आए ये डर तो रहता ही है कि कहीं तुझे इशारा हो जाए कि बता क्या है। वैसे अच्छा व्याख्यान मैं उसी को मानता हूं जिसमें 2-4 सो जाए, लेकिन वो व्याख्यान देने पर सोना का मौका मिलता है, लेकिन संवाद बातचीत करने पर तो नहीं मिलता। तो संवाद करने पर यह अनुभव में आता है कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति लगभग नहीं है। पहले और आज में जो सबसे बड़ा अंतर था, पहले हमारे यहाँ का हर व्यक्ति स्वाध्यायशील था, इतना अधिक स्वाध्यायशील था कि यदि वक्ता सिद्धांत के विरुद्ध बोल जाता था तो उसको बोलने नहीं दिया जाता था। कोई न कोई बीच में से खड़ा हो जाता था, बोले पंडित जी पढ़ के आओ, गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है।
तो पढ़ना पड़ता था, क्योंकि नियम क्या है, बोलोगे और बिना पढ़े बोलोगे तो गप्पे मारोगे और झूठ बोलोगे। ऐसा बनने के लिए उसका नुकसान क्या होता है पता है? पढ़ाने में भी ये स्थिति होती है और बोलने में भी ये स्थिति होती है। ऐसे लोग कहानी सुनाकर गुजारा करते हैं। एक बार हमारे कॉलेज में ही, नाम तो नहीं बताऊंगा, 2 अध्यापक एक ही विभाग में थे। एक अध्यापक पढ़ाकर गया, दूसरा अध्यापक कक्षा में आया। दूसरे अध्यापक ने भी पढ़ाया। जब कक्षा समाप्त हो गई तो बोले, गुरुजी आपस में ये तो तय कर लिया करो कि आज कौन क्या बोलेगा। वही कहानी वो सुना कर गए और वही कहानी आकर आपने सुनाई। कम से कम कहानी तो 2 सुना देते। तो ये स्थिति उपदेशकों के साथ भी होती है। एक आदमी आकर, क्योंकि प्रसिद्ध चीजें वही 2-4 हैं, हवन पर बोलेंगे ही बोलेंगे और तो कुछ बोलना है नहीं, पंचमहायज्ञ पर बोलेंगे ही बोलेंगे। तो वही कहानियां, वही श्लोक, वही मंत्र, वही घटना। अच्छा, मेरे साथ, मेरे जैसे मुझे होता है, मैं समझता हूं कि उनको भी होता होगा जो मेरे साथ रहते हैं। क्योंकि जैसे ही भजनोपदेशक बैठता है, मुझे पता है ये भजन सुनाएगा, ये चुटकुला सुनाएगा, ये कहानी सुनाएगा, इसके बाद ये व्याख्यान होगा। वो याद हो जाता है। अब उसका तो उनकी भी गलती नहीं है। अब मैं उनको ज्यादा सुनूंगा तो क्या होगा? वो उनका मेरे साथ भी ऐसा ही होता होगा, आपको ही होता होगा, ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना हुआ। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं, सुने हुए में बहुत बदलाव नहीं होता। बदलाव केवल स्वाध्याय पर हो सकता है, विचार चिंतन पर हो सकता है। आप सामान्य बातों में कितना बदलाव लाओगे? अच्छा, एक बात सोचकर देखो, एक अध्यापक पाठ बदल देता है क्या? छात्र बदलता है। पाठ तो वही रहेगा। आप ये कहो जी रोज नया पाठ पढ़ाओ, रोज नया तो उतना ही होगा ना जितना शास्त्र का नया है। एक बार आपने पूरा पढ़ लिया तो दोबारा क्या होगा? दोबारा नया हो जाएगा। मैंने कहा भाई, मैं अध्यापक हूं और 30 साल तक एक अध्यापक एक ही पाठ पढ़ाता है। हमारी प्रतिष्ठा तो इसलिए बची रहती है कि छात्र बदल जाता है। क्यों माहेश्वरी? और यदि छात्र अनुत्तीर्ण होकर आ जाए तो वो हमें कुछ समझता नहीं है, कहता वही तो पढ़ाएगा जो पिछले साल पढ़ाया था। उसे तो पता है ना हमने पिछले साल पढ़ाया था। नए छात्र को ही तो नहीं पता कि हमने क्या पढ़ाया था। तो नई कक्षा में जाने पर, नए अध्यापक से संपर्क होने पर उसे लगता है कि मैंने नया पढ़ा। यदि आप पुराने अध्यापक से पुरानी कक्षा में बैठकर पढ़ेंगे तो नया क्या मिलने वाला है? और खास तौर से जो ऐसे विषय हैं जिनमें परिवर्तन बहुत नहीं होता। विज्ञान में तो परिवर्तन हो जाता है, गणित में क्या परिवर्तन होना है, दर्शन में क्या परिवर्तन होना है, भूगोल में क्या परिवर्तन होना है, साहित्य में क्या परिवर्तन होना है, कहानियों में क्या परिवर्तन होना है, तो वो तो वही पढ़ाए जाएंगे। तो उसमें आप कितना पढ़ा सकते हैं, उसमें या तो आपकी शैली का आनंद होता है। मैंने आपको कभी बताया हो, हमारे यहाँ एक हिंदी के बहुत अच्छे अध्यापक थे वो, लेकिन मेरे आते आते उनका देहांत हो गया था। वो कभी नहीं पढ़ाते थे क्योंकि हर समय तो बीड़ी पीते थे और हर समय नशे में रहते थे। उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उनका रसोइया तो उनकी कापियां जांचता था, हाँ, और वो अपने विद्यार्थी से बोतल मंगाकर उसको पास करते थे। किंतु उनकी योग्यता के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी कक्षा में यदि कोई एक दिन बैठ गया तो वो उनका हो जाएगा, वो उस विषय को छोड़कर नहीं जा सकता। ये उनकी पढ़ाने की विशेषता थी। एक तो अध्यापक होते हैं परिश्रमी, शुरू से अंत तक हर पाठ को पढ़ाते हैं, बताते हैं, सुनते हैं, लिखाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक अध्यापक पढ़ाते उड़ाते चाहे ना हो, लेकिन पढ़ने के लिए विवश करते हैं। उनके अंदर जो जिज्ञासा का भाव है उसको इतना पैदा कर देते हैं। आप मारे मारे फिरो पढ़ना है तो उन्हें क्या करना है? ये भी तो एक अध्यापक की योग्यता है। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वो भी अच्छा है, जो मेहनत कर रहा है वो बुरा थोड़ा ही है। मेहनत कर रहा है, एक एक पाठ, एक एक शब्द का वाचन करा रहा है, अभ्यास करा रहा है, अच्छा है। लेकिन
कोई बात ऐसी कहता सुनता तरीके से है कि मनुष्य के अंदर एक उत्कंठा पैदा हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, उसकी एक विवशता बन जाए कि वो उसे जाने, ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो उनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि उनके मजाक उड़ाने के लिए भी उनकी क्लास में यदि आप चले गए तो बाहर निकलते निकलते आपकी ये हिम्मत नहीं है कि आप उस विषय के बारे में कुछ बोल सकें। उनकी ऐसी योग्यता थी। तो योग्यता का होना ये ईश्वरीय स्थिति होती है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आप परिश्रम करें और दूसरा है कि आपके पास प्रतिभा हो। प्रतिभा हमारे पास हमारे अधीन चीज नहीं है, परिश्रम हमारे अधीन चीज है। तो मैंने वहां सब जगह पर यह अनुभव किया कि हमारे उपदेशक परिश्रम और प्रतिभा किसी के पास है वो अलग बात है, लेकिन परिश्रम तो करना नहीं होता। एक दो व्याख्यान से पूरी जिंदगी कट जाती है। कुछ तो अच्छा खासा रट कर देते हैं और रटकर विद्वान भी देते थे। पंडित शांति प्रकाश जी के पास में एक दिन रहा, आज उन्होंने एक व्याख्यान दिया और कुरान पर दिया, बहुत अच्छा बोलते थे। बूढ़े हो गए थे, भूल जाते थे, तो अगले दिन व्याख्यान दिया तो वही का वही दे दिया, वही दृष्टांत, वही श्लोक, वही मंत्र, वही घटना, वही। मैंने कहा पंडित जी आपने ये तो कल बोला था, आज वही बोला। अरे तू बता देता, वो 91 नंबर का था, मैं 92 का बोल देता। उनके पास 120 130 व्याख्यान थे। 120 130 तो बहुत होते हैं, विद्वान तो वैसे थे वही, लेकिन उन्होंने बाकायदा पुस्तक कापी बनाकर लिखे हुए थे कि ये मंत्र बोलना, ये दृष्टांत बोलना, ये श्लोक बोलना, ये घटना सुनानी है, इसके बाद ये निर्णय निकालना है। तो बड़े सहज भाव से, उनको कुछ बुरा भी नहीं लगा। बोले तू उसी समय टोक देता तो मैं दूसरा बदल देता। अच्छा, उनके पास तो 100-150 व्याख्यान थे। जिनके पास 2-3 है उनका भी काम चलता है। वेद कथा करने के लिए जाते हैं तो अब 7 दिन व्याख्यान देना और 7 देना सामान्य तो नहीं होता। तो सब ये संकट का पता तब लगता है जब व्यक्ति बोलने के लिए बैठता है और उसे बोलना, प्रतिदिन बोलना और प्रतिदिन नया बोलना, ये अभ्यास के बिना नहीं होता। और यदि इसमें आप स्वाध्याय करते हैं और इसके, क्योंकि जो सुनता है और पढ़ता है वही बोल सकता है। हमको तो देखो गप्पे मारने की आदत है, यहां व्याख्यान सुना, यहां की घटना सुनी, यहां एक विद्वान आया, उसमें काम की बात याद रहेगी, वहां सुना दी। सारों ने तो एक साथ सुनी नहीं है, तो सुनानी तो सारों को है। और जब सारों को सुनानी है तो एक बार यहां सुनाएंगे, एक बार यहां सुनाएंगे, एक बार यहां सुनाएंगे। लेकिन वो सुनाना अपना लगना चाहिए, वो उधार का नहीं लगना चाहिए, वो रटकर आया हुआ नहीं लगना चाहिए, वो विचार देने वाला होना चाहिए। तो ये बात मैंने वहां संवाद से यत्न किया कि भाई सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय यदि आप काम में लें तो सक्रिय होने में या सक्रिय करने में बहुत सुविधा रहती है। चलिए, आपका समय हो गया, बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।